नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले टीजीटी टेट के एग्ज़ाम में जो है वो हेल्प मिल सके। आपको पता है अभी टेट का एग्ज़ाम जो है वो हो रहे हैं, चल पड़े हैं टेट के एग्ज़ाम। तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे जैसे कि आपको हेल्प मिल सके, और जो थोड़े थोड़े नंबरों की 2 2 3 3 1 1 नंबरों की कमी रह जाती है वो कमी जो है यहाँ से पूरी हो जाए। जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 101 से जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बैन डिफॉरेस्टेशन कम्प्लीटली। तो बोलते हैं कि किस देश ने वनों को काटने पर जो था वो पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखो, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों को काटने के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है नॉर्वे के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। नॉर्वे ने जो है वो पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। चलो, हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जामिनर ना पूछे, परंतु और क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है। नॉर्वे की कैपिटल है और ओस्लो। ओस्लो जो है वो नॉर्वे की कैपिटल है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल कहाँ पर है। ऑस्ट्रिया ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वो वियना में जो है वो स्थित है। हंगरी की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो हंगरी की कैपिटल जो है वो आपने ध्यान रखना है कि हंगरी कंट्री की कैपिटल बुदापेस्ट में है। बुदापेस्ट में हंगरी की कैपिटल है। बेल्जियम की बात करें कि बेल्जियम की कैपिटल कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है। ये 4 कंट्रीज, इन चारों की कैपिटल्स आपने जान ली। डिफॉरेस्टेशन के ऊपर किसने प्रतिबंध लगाया है ये भी आपने जान लिया। एक और क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है। अभी देखो, फिनलैंड जो एक कंट्री है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो हैप्पीनेस इंडेक्स आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो निकाला गया 2023 का, उसमें जो था वो टॉप कंट्री कौन सी रही। उसमें टॉप कंट्री रही फिनलैंड। फिनलैंड आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की लिस्ट में टॉप मोस्ट कंट्री है। अच्छा, इंडिया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 102। बोलते हैं गंगा 101 रणजीत दक्कन जो है बोलते हैं किसकी वेराइटीज़ हैं। तो ये आपको वेराइटीज़ बतानी है कि गंगा 101 और रणजीत डेक्कन जो है वो किसकी वेराइटीज़ है। तो ये मेज यानी कि मक्का की जो है ये वेराइटीज़ हैं। मक्का कौन सी फसल है, तो मक्का देखो आजकल उगाया गया है, तो ये फसल जो है वो खरीफ क्रॉप्स में जो है वो आती है। अगर हम खरीफ क्रॉप के बात करते हैं तो खरीफ क्रॉप में मक्का जो है ये आ जाता है। मक्का के अलावा यहाँ पर क्या क्या आता है, मक्का के अलावा जो है यहाँ पर राइस जो है, चावल भी जो है वो खरीफ क्रॉप में आते हैं। चावल के अलावा यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर दालें आ जाती हैं, सोयाबीन आ जाती है, मिलेट्स आ जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो मस्टर्ड है आपका, ये किस में आता है, मस्टर्ड जो है वो राबी क्रॉप में जो है वो आता है, ये आप ध्यान रखें। और व्हीट किस में आता है, गेहूं किस में आता है, तो ये भी जो है वो राबी क्रॉप में आता है। तो राबी और खरीफ क्रॉप के बारे में आपने जान लिया। अब कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं, जैसे कि हिम 123 ये किसकी वैरायटी है, हिम 123 ये भी मेज की ही वैरायटी है। व्हीट की वैरायटी में कल्याण सोना आ जाता है, सोनालिका जो है वो आ जाता है, ओमकारेश्वरम यहाँ पर आ जाता है। अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू की वैरायटीज़ में कौन कौन सी जाती हैं, चंद्रमुखी हो गया, कुफरी जीवन हो गया, कुफरी जयोति हो गया, कुफरी जोहार हो गया, कुफरी पुखराज हो गया। ये सारी जो हैं वो पोटैटो की वेराइटीज़ आ जाती हैं। इसी तरह देखो, ये हिमाचल में फसलें उगाई जाती हैं, तब मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप टोमेटो की बात करते हैं, टमाटर की बात करते हैं, तो सोलन लालिमा जो है वो टोमेटो की वेराइटी है। तो टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, मेज हो गया, व्हीट हो गया, इनकी वेराइटीज़ जो हैं आप ज़रूर ध्यान रखें, क्वेश्चन बन सकता है। 103 क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं 103 क्वेश्चन में बोलते हैं पूर्णा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ। तो बोलते हैं कि पूर्णा ये एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, परंतु किसकी, पूर्णा जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी है ताप्ती की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब ताप्ती नदी के बारे में क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आपने क्या ध्यान रखना है इसके बारे में, आपने ध्यान रखना है इसके बारे में कि इंडिया में जो है ये जो ताप्ती नदी है ये गल्फ ऑफ खंबत में, खंबत की खाड़ी में जाकर जो है वो गिरती है, और नर्मदा नदी भी जो है वो यहीं पर जाकर गिरती हैं, फाइनली जो मिलती हैं कहीं पर जाकर। और ताप्ती नदी निकलती कहाँ से है आपकी, ये जो ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी इंपॉर्टेंट नदी है, और ये नदी जो है वो बैतूल से निकलती है। बैतूल कहाँ पर हुआ, बैतूल जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ। ये आपने ध्यान रखना है कि कहाँ से ये नदी निकलती है। हमारी जो नदियां हैं ना यहाँ पर, उनको रिवाइज करते हैं। जैसे कि गंगा नदी हो गया, गंगा नदी जब निकलती है तो भागीरथी के नाम से ये गंगोत्री ग्लेशियर से जो है निकलती है, और अलकनंदा और इसके साथ मिल जाती है देवप्रयाग नामक स्थान पर, और फिर उसके बाद जो है
हरिद्वार में जब ये पहुंचती है तो गंगा के नाम से जो है ये जानी जाने लगती है। ये आपने ध्यान रखना है। गंगा के अलावा ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन ये बनता है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर झील के समीप जो है वो कहीं से निकलती है। यहीं पर सतलुज नदी भी जो है वो कहीं से निकलती है, आस पड़ोस में ही इसी के। इंडस नदी भी इसी के आस पड़ोस से जो है वो निकलती है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकांतक हिल मध्य प्रदेश से जो है वो निकलती है। तापी नदी कहाँ से निकलती है, अभी मैंने आपको बताया बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है, ये ध्यान रखना है। गोदावरी नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये वेस्टर्न घाट्स में नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो महाराष्ट्र में कहीं से निकलती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और कावेरी नदी भी तो है एक। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से वेस्टर्न घाट में निकलती है कहीं से, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट नदियाँ इंडिया की जान ली, और हिमाचल में तो 5 ही नदियाँ हैं, उनके बारे में तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। बोलते हैं 104 में बोलते हैं द किंग कृष्ण देव राया ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो बोलते हैं कि विजयनगर का जो शासक था कृष्ण देव राय वो किसका समकालीन था। अब देखो विजयनगर का जो शासक था ना कृष्ण देव राय, ये किसका समकालीन था, ये बाबर का समकालीन था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हम विजयनगर एम्पायर की बात करेंगे। अब देखो विजयनगर एम्पायर जो है यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यहाँ से बड़े बड़े और छोटे छोटे सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ये दो थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1336 में के आसपास जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। और कृष्ण देव राय जो था वो कौन से वंश से संबंध रखते थे, तो ये विजयनगर का ही एक तुलुव वंश था, यहाँ से जो था ये संबंध रखते थे, ये भी आप ध्यान रखें। और बाबर ने जो है वो इसे काफ़ी शक्तिशाली बताया है, बाबर ने इसका थोड़ा सा मेंशन किया है। अगर हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर देखो बाबर ने ही जो था वो मुगल साम्राज्य की नींव एक तरह से जो था वो इंडिया में रखी थी। और बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी थी, जहां से जो था ये नींव रखी गई। बाबर के द्वारा ही और भी लड़ाइयाँ लड़ी गई। कौन कौन सी लड़ाइयाँ थी, जैसे कि बाबर के द्वारा जो था वो एक चंदेरी का युद्ध लड़ा गया 1528 में। घाघरा की लड़ाई इसके द्वारा 1529 में जो था वो लड़ी गई। चंदेरी का युद्ध हो गया, और चंदेरी के अलावा घाघरा का युद्ध हो गया 1528 1529 रिस्पेक्टली, आपने ध्यान रखने हैं। और बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुके बाबरी, ये भी आपने ध्यान रखना है कि तुजुके बाबरी इसकी आत्मकथा का नाम है। तो बाबर के बारे में तो आपने जान लिया। अकबर के कार्यकाल के दौरान हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, अकबर के बारे में भी एक क्वेश्चन जान लिए। जहांगीर की अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, सलीम इसका बचपन का नाम था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां के बारे में क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, देखो शाहजहां के बारे में तो आपको पता ही है कि इसके द्वारा जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है वो जो था वो बनवाया गया था। ताजमहल को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था, 1983 में किया गया था। तो ये क्वेश्चंस आपने सारे यहाँ से क्लियर कर लिए। 109 क्वेश्चन देखें, आज आपका हर एक सेक्शन कवर होने वाला है। 109 क्वेश्चन में बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपना संबोधन व त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। देखो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये अपना जो त्यागपत्र है वो किसको देते हैं, ये अपना त्यागपत्र जो है वो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को जो है वो देते हैं। ऑप्शन सी लोकसभा के उप सभापति को जो है वो देते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो प्रेजेंट टाइम में कौन है, देखो प्रेजेंट टाइम में जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनका नाम ओम बिरला है, इनका नाम आपने ध्यान रखना है, ये नहीं भूलना चाहिए आपको कि कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो ओम बिरला जो है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा है। अगर लोकसभा के स्पीकर उनके पास उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के पहले स्पीकर जो था वो कौन थे, ये क्वेश्चन है। तो ये जीवी मावलंकर का नाम ध्यान रखना है, ये लोकसभा के पहले स्पीकर जो था वो थे, ये आपने ध्यान रखना है। और स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो मैक्सिमम टर्म होता है कि कितने टाइम तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमम टर्म इनका 5 साल का जो है वो होता है, ये भी आप ध्यान रखें। और स्पीकर चुने किसके द्वारा जाते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ये मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा स्पीकर जो है वो सर्वसम्मति से चुना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 110 देखें जी, अब क्या बोलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं सत्याशोधक समाज किसने बनाया था।
हु फॉर्म द सत्याशोधक समाज। सत्याशोधक समाज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परंतु बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ये समाज जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ज्योतिबाई फुले। ज्योतिबाई फुले थी जिन्होंने जो था वो सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें कि इस तरह की और भी कोई समाज थे, सोसाइटीज़ थी जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वो कौन कौन सी थी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं। सत्याशोधक समाज, पहले तो ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना की कब गई थी, तो 1873 में जो था वो सत्याशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इसी तरह आपने एक और समाज ध्यान रखना है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो था वो आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 4 समाज हो गए, सत्याशोधक समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और इसके अलावा जो एक समाज हमने जाना ब्रह्म समाज। ये आपने सारे समाज ध्यान रखने हैं। कब कब स्थापना की गई थी, चलो ब्रह्म समाज की स्थापना जो था वो 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा की गई थी। और जो प्रार्थना समाज था, प्रार्थना समाज की स्थापना जो था वो 1867 में की गई थी, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ये हो गया बेसिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं सुदीरमन कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है। सुदीरमन कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो सुदीरमन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। ये कप जो है वो ऑप्शन सी बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कोई भी इंपॉर्टेंट खेल उठा लेंगे, उसका कप पूछ लेंगे, उसके इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो उनको एक बार रिवाइज करते हैं। आपने ध्यान रखना है कि इसी तरह का एक कप होता है डुरंड कप, ये फुटबॉल से जो है वो संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी होती है, नेहरू ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है, ये हॉकी से जो है वो संबंधित है। आगा खान कप होता है, आगा खान कप जो है वो किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से जो है वो संबंधित है। संतोष ट्रॉफी होती है, संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित होती है। ईरानी ट्रॉफी होती है, ईरानी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित होती है। थॉमस कप होता है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंध होता है, मैन बैडमिंटन के जिससे जो है ये रिलेट करता है। और आपने ध्यान रखना है कि इसी तरह का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कप जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है वो रणजी ट्रॉफी है, बड़ी बेसिक है, क्रिकेट से जो है वो संबंधित है। तो ये आप कुछ एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही मैंने सिलेक्टेड आपको बताया, ये आपने ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछा जाए तो एग्जामिनर कई बार क्या करता है, इंपॉर्टेंट टर्म पूछ लेता है खेलों की। जैसे कि बैडमिंटन की हम बात कर रहे थे, तो बैडमिंटन में कौन कौन सी टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। लव टर्म जो है वो बैडमिंटन में इस्तेमाल होती है। बैडमिंटन में ड्रॉप टर्म जो है ये भी इस्तेमाल होती है। और बैडमिंटन में फॉल्ट टर्म भी जो है वो इस्तेमाल होती है। और क्रिकेट आप सभी देखते होंगे, तो क्रिकेट की कौन कौन सी जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म होती हैं। तो क्रिकेट में एक डक टर्म इस्तेमाल होती है, क्रिकेट में गली टर्म भी जो है वो इस्तेमाल होती है, गुगली टर्म भी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। और तो बेसिक है जैसे कि बॉलिंग हो गया, बाउंसर हो गया, हैट्रिक हो गया, ये तो आपको पता ही होंगी। और क्रिकेट भी हो गया, बैडमिंटन भी हो गया। इसके अलावा अगर कोई रैंडम सा खेल उठाकर अगर हम देख लें तो क्या पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में जो है बॉक्सिंग की देखने को मिली है। तो नॉकआउट पूछा गया है किसी एग्जाम में, ये बॉक्सिंग की एक टर्म है। ये टर्म भी आपने जान ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोलते हैं लीडर समाचार पत्र का संबंध निम्न में थे किससे है। कौन से महान स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके साथ ये लीडर समाचार पत्र जो है वो जुड़ा हुआ है। तो लीडर समाचार पत्र जो है वो 112 का ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय, MM मालवीय के साथ जो है वो जुड़ा हुआ न्यूज़पेपर है। देखो मदन मोहन मालवीय के साथ ये लीडर्स न्यूज़पेपर जुड़ा हुआ है। और भी क्या ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो किसी के साथ किसी न किसी पर्सनैलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं वॉइस ऑफ इंडिया से स्टार्ट करता हूं, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो स्टार्ट किया गया था, ये एडिट किया गया था, ये प्रकाशित किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। इंडियन मिरर पूछ जाता है तो ये NN सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो था वो प्रकाशित किया जाता था, या फिर इसके ये एडिटर थे, इसके साथ जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी जी के तो कभी भूले ही ना, जैसे कि यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, ये सारे महात्मा गांधी जी के हैं।
बाल गंगाधर तिलक के कैसे भूल सकते हैं, जिसमें केसरी और मराठा दो प्रमुख जो हैं वो पत्थर आते हैं, इनको भी मत भूलना। और BR अम्बेडकर के मूक नायक, इसको ज़रूर ध्यान रखना, मूक नायक और बहिष्कृत भारत, ये दो जो था वो BR अम्बेडकर ने जो था वो प्रकाशित किए थे। अब देखो हिस्ट्री, अगर आपको देखनी है ना, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप कौन सी सीरीज़ हमारी फॉलो कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में आप जाना, हमारी प्ले लिस्ट में आपको अलग अलग नाम जो है वो मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री के लिए कौन सा नाम आप फॉलो करेंगे, हिस्ट्री के लिए जो है आप फॉलो कर सकते हैं हमारी जो सफलता सीरीज़ है। सफलता सीरीज़ हिस्ट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। करंट अफेयर अगर आपको फॉलो करना है तो करंट अफेयर आप अभ्यास सीरीज़ जो हमने चलाई है, पेपर 1 अभ्यास सीरीज़, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हिमाचल जीके फॉलो करनी है तो हिमाचल जीके आप हमारी मिशन एलाइड से फॉलो कर सकते हैं, HP जीके वहाँ से कंप्लीट कवर हो जाएगी आपकी अच्छे से MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में। बलोकरा सीरीज़ में भी हमने HP जीके कई डिस्ट्रिक्ट कवर कर रखे हैं, वहाँ से भी हो जाएगी। गिरिराज पत्रिका में भी आपकी HP जीके कवर हो जाएगी। तो ये बेसिक सी एडिशंस हैं हमारी, ऑल प्ले लिस्ट में सारी मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो काफ़ी अच्छा रिवीजन यहाँ से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं भारतीय स्वशासन का पितामह किसे कहते थे, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियाज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इंडिया का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका पिता किसको कहा जाता है, ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो बहुत बार पूछा गया है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो था वो 1880 से 1884 तक जो था वो रहा था। इनके बारे में अगर आपको कहे कोई 3-4 पॉइंट लिख के बता दो तो आप क्या क्या लिखेंगे इनके कार्यकाल के। पहला पॉइंट तो ये लिख देंगे कि इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, और इसमें आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इन्होंने जो था वो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान 1878 में पारित किया गया था, उसको इन्होंने 1882 में जो था वो रिपील कर दिया था। इनके कार्यकाल के दौरान जो था जो लेबर काम करते थे फैक्ट्रीज में, उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। एक पॉइंट आप ये लिख देंगे। इनके कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी हुई थी 1883-84 में, ये आप लिख देंगे। ये 3-4 पॉइंट लिख दो, आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर जो है वो मिल जाएंगे। MCQ क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो भी यहाँ से क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है। कितने कॉन्टिनेंट हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट जो है वो आते हैं। अब 7 कॉन्टिनेंट आते हैं, कौन कौन से ये कॉन्टिनेंट है ये भी हम जानेंगे। उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन के आंसर को क्लियर कर लेते हैं, फिर जानते हैं उन 7 के 7 कॉन्टिनेंट के बारे में। अब देखो बात की गई है कि विश्व का दूसरा जब से पूछा गया है, पहला नहीं पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है, तो अफ्रीका आएगा। अफ्रीका जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे पहले एशिया आता है। एशिया के बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है। और बाकी कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, और बाकी इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, 4 कॉन्टिनेंट हो गए। 5वें नंबर का कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप आ जाता है। 6ठे नंबर का कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाता है। 7वें नंबर का कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका आ जाता है। तो ये कॉन्टिनेंट आपको ध्यान रखने, कॉन्टिनेंट्स के नाम ध्यान रखने। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, परंतु आता है, पढ़ा भी है। एग्जाम में ना कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, जब एग्जाम का स्ट्रेस ही ऐसा होता है कि प्रैक्टिस ना किया हो, क्वेश्चन बहुत पहले पढ़ा हो तो कन्फ्यूजन हो जाता है। कॉन्टिनेंट्स के नाम क्लियर हो गए, बस इतना ही जानते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पता चल गया, आपको पता चल गया कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद। तो बोलते हैं कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में जो था वो जयचंद को पराजित जो था वो किया था। मोहम्मद गौरी के युद्ध हुए जयचंद के साथ। अब मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कब पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी ने जो था वो जयचंद को चंदावर की लड़ाई में जो था वो पराजित कर दिया था। ऑप्शन सी फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना। इसमें इसने पराजित कर दिया था, कब हुई थी, 1194 में। 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया और चंदावर में युद्ध कर जो था वो उसे पराजित कर दिया था। 1194 में ये युद्ध हुआ था। अब तराइन की पहली लड़ाई हुई 1191 में, ये लड़ाई हुई। इसमें क्या होता है, 1191 की लड़ाई में जो है वो गौरी और दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान होते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो था वो मोहम्मद गौरी को यहाँ पर पराजित कर दिया।
तराइन का दूसरा युद्ध भी होता है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है वो गौरी से हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान के बाद आते हैं जयचंद शासक कन्नौज के, उनके साथ होती है चंदावर की लड़ाई। तो चंदावर की लड़ाई में ये हार जाते हैं। इस तरह से आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन है जी, बोलते हैं भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो प्रेसिडेंट जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जो है जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो जो है वो वोट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं वो भी वोट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के होते हैं वो भी जो है वो यहाँ पर वोट करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ही इसमें वोट करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। कौन सा आर्टिकल जो है वो बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात आर्टिकल नंबर 52 में की गई है। ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात आर्टिकल नंबर 54 में की गई है। प्रेसिडेंट को इम्पीच भी कर सकते हैं। तो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट की जो होती है उसकी बात कौन से आर्टिकल में की गई है? तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात आर्टिकल नंबर 61 में की गई है। इसका प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल नंबर 61 में बताया गया है। 3 ही आर्टिकल पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 52, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 54, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 61। इतना जान लिया बहुत है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में प्रसिद्ध गणगौर उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इन विच स्टेट इज द फेमस गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये जो गणगौर फेस्टिवल है, गणगौर फेस्टिवल है, ये ऑप्शन डी राजस्थान में जो है वो आयोजित किया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला जो है वो पहला स्टेट बना है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, राइट टू हेल्थ लाने वाला पहला स्टेट कौन बना है? राजस्थान जो है वो बना है। अभी तूफान आया था, कौन सा तूफान आया था? बिपरजॉय तूफान जो था वो अभी इसकी तबाही देखने को मिली। तो गुजरात में तो देखने को मिली ही, परंतु राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में जो था वो इसका प्रभाव काफ़ी देखने को जो था वो मिलता है। काफ़ी बारिश हुई, काफ़ी नुकसान हुआ। तो बिपरजॉय तूफान आप ध्यान रखें। 118 क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी हमारे पास क्या है। बोलते हैं विच रूलर मेड द स्तूपा ऑफ सांची? तो सांची का स्तूप जो था वो किस शासक के द्वारा जो था वो बनाया गया था? ये अशोक शासक के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। ऑप्शन ए बी जो है वो सही आंसर है। ये जो अशोक शासक है इसके बारे में भी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, तो एक छोटा सा रिवीजन इसके बारे में कर लेते हैं और फिर जानते हैं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जैन धर्म जो था वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो था वो कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे ये आपने कमेंट करके बताना है। हमने 2 बार डिस्कस कर लिया है। अब देखो अशोक के बारे में ध्यान रखें। बैटल ऑफ कन्नौज इसके कार्यकाल के दौरान हुई। कन्नौज नहीं, बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग की लड़ाई इसके कार्यकाल के दौरान हुई। कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व जो था वो इसी के कार्यकाल के दौरान हुई थी। इसने किस धर्म को जो था वो अपनाया था? अशोक ने। तो अशोक ने जो था वो बौद्ध धर्म को जो था वो अपनाया था। इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग जगहों पर जो था वो अपने धर्म प्रचारक भेजे। तो इसने जो था वो हिमालय की ओर किसको भेजा था? हिमालय की ओर इसने मझिम को जो था वो भेजा था। ये आपने ध्यान रखना है। अशोक के अलग अलग अभिलेख हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पहला अभिलेख किसकी बात करता है? या फिर क्वेश्चन पूछ जाता है कि पशुबलि की निंदा अशोक के कौन से अभिलेख में की गई है? तो पहले अभिलेख में जो था ये की गई है। कलिंग का युद्ध जो अभी हमने पढ़ा है इसका वर्णन कौन से अभिलेख में किया गया है? तो 13वें नंबर का जो अभिलेख है वहाँ पर कलिंग के युद्ध का वर्णन जो है वो किया गया है। अब देखो टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जैन धर्म के पहले नंबर के तीर्थंकर कौन थे? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।